हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होगा और आपकी तैयारी शायद बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, आपका बिना समय गवाए हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका लेके आया हूँ मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर में। ठीक है, ये वीडियो अगर आप क्लास 10th का एग्जाम अगर आप लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास 12th में हो तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो, आप पीसीबी वाले बच्चे हो, या फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट भी है तो भी ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नॉलेज जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत बढ़िया नॉलेज एक्सट्रीम, लेकिन स्टिल उनका जो मार्क्स है वो बहुत उतना अच्छा नहीं आ पाता। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नॉलेज बहुत हाई फाई नहीं है लेकिन स्टिल वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाता है उनका। तो आज हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है जब हो सकता है किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखोगे, क्या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे, क्या आपको डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं, स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं, कहाँ होता है स्टेप मार्किंग, मैथ्स में होता है क्या, न्यूमेरिकल्स में होता है क्या, ये सब कुछ पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज। सबसे अहम बात, हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए? हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एकदम कर्सिव में बढ़िया बढ़िया सा लिखा हुआ हो। अच्छा, यहाँ पे मैं जो भी बात करूँगा ना वो एकदम प्रॉपर एविडेंस के साथ होगा। आपका मार्किंग स्कीम मैं लेकर के आऊँ, डाउनलोड करके रखा हुआ आपको दिखाऊंगा, कुछ टॉपर्स के आंसर शीट में आपको दिखाऊंगा। तो आपको सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। अगर आपका पढ़ा हुआ जितना भी आपका हो, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था हैंड राइटिंग के ऊपर में। तो हैंड राइटिंग ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन हैंड राइटिंग आपका वैसा होना चाहिए कि है ना, इजीली रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जो कि एग्जामिनर को देख करके इजीली समझ में आ जाए कि वो ऐसे लिखा है तो वो ए लिखा है कि ओ लिखा है या फिर ई लिखा हुआ है ना। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अहम बात है कि भाई एग्जामिनर जितना ज़्यादा कम समय व्यतीत करेगा आपके कॉपी में, उतनी संभावना ज़्यादा है आपके मार्क्स लाने की। ठीक है, तो देखो, आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि जब एक पेपर जब बाहर जाता होगा कहीं पे तो बहुत बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड पूरा एसी वेसी लगा होगा, टेबल फैन चेयर कॉफ़ी चाय आ रहा होगा, उसके बाद पेपर चेक हो रहा होगा? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी जगह जहाँ पर प्रॉपर टेबल चेयर का व्यवस्था नहीं है, फ़ैन का व्यवस्था नहीं है, गर्मी हो रहा होगा, हो सकता है कि वो है ना ट्रैफिक में फंस गया होगा, सुबह का चाय नहीं मिला होगा, उसको बीवी से झगड़ा करके आया होगा वो, और उसमें आपका जो पेपर है उसके हाथ में है। अब आप वहाँ पर आप लिखे हो सेक्शन ए, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर 4, फिर सेक्शन बी, फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर से क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए, फिर 3, फिर 4। पगला जाएगा वो, ऐसे मच्छर के टांग जैसा हैंड राइटिंग, डायग्राम बनाया हो, इधर एक लेबलिंग इधर है। तो मैं ये सब कुछ को एड्रेस करने वाला हूँ कि आपका कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझना बात को कि हैंडराइटिंग आपका ऐसा हो कि इजीली रीडेबल फॉर्मेट में हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब डायग्राम क्या बनाना है? अच्छा, अंडरलाइन कहाँ पे करना है आपको? जैसे सपोज मान लो कि कोई साइंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपने से बनाते हैं, क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो सनलाइट इंपॉर्टेंट शब्द हो गया, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट शब्द हो गया, ग्लूकोज हो गया इंपॉर्टेंट। तो ये अंडरलाइन किया हुआ अगर हो तो आपका एग्जामिनर क्या करेगा? वो सिर्फ वो अंडरलाइन किया हुआ कीवर्ड्स को वो देखेगा, मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो मार्किंग स्कीम है हाथ में वो इजीली मैच कर जाएगा फटाक से। ठीक है, तो आपका वो पूरा आंसर आपको उसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है, ओके। तो अब देखो डायग्राम में अब आपको क्या करना था, वन लाइन की बातें हो गई खत्म। अब डायग्राम में आपको क्या करना है ना कि डायग्राम हमेशा आप क्या करोगे, आप पेंसिल से बनाओगे डायग्राम। ठीक है, पेंसिल से आप खूबसूरत सा डायग्राम आप इतना बड़ा एटलीस्ट बनाओगे कि वो इजीली दिख जाए, अच्छे से समझ में आ जाए कौन सा पार्ट्स आप लेबल कर रहे हो कहाँ पे। लेबलिंग क्या होना चाहिए? जैसे सिंपल से एक लीफ का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ये लीफ का जो स्ट्रक्चर बनाए, तो लीफ का स्ट्रक्चर जब आप ऐसे बना दोगे ना, तो इसमें जब आप लेबलिंग जब आप करोगे तो जैसे एक साइड में आप लेबलिंग करोगे, जैसे आप इसको बोलोगे ना, ये होता है आपका लीफ ब्लेड कहते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग लैमिना कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब बोलते हैं। इस तरह से जो भी आप लेबलिंग करोगे वो एक साइड में होना चाहिए, सुंदर सा होना चाहिए। और है ना, आप कोशिश करोगे कि ऐसे लेबलिंग नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना लेबलिंग, यहाँ पर लिख दिए कुछ, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचने का आप कोशिश करना। ठीक है, ये होगी बात किसके बारे में? डायग्राम के बारे में। ठीक है, अब देखो, इनके बाद ना एक सबसे अहम सवाल ये आता है, सबसे अहम सवाल ये आता है कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है जब आप किसी आंसर का, मतलब किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा हो। ठीक है, एकदम ध्यान देना कि क्या आप पॉइंटर्स के फॉर्म में आप लिखोगे या फिर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे, एकदम ध्यान देना। ठीक है, अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, एकदम क्रिस्प क्रिस्प पॉइंट, एकदम कट टू कट क्लियर एकदम बात, दो दो लाइन का आप ऐसे आंसर बना दोगे, तो वो आपको मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको आंसर बहुत अच्छे से अगर आपको आता है तो आप पॉइंटर्स के फॉर्म में आप लिखोगे, जितने पॉइंट्स आप लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आप, है ना, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे ना, पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिख दोगे। और उससे पहले आप कोशिश करोगे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कोई डायग्राम अगर बना सकते हो, पॉसिबल अगर है, तो डायग्राम वहाँ पे आप बना दोगे। फिर आप थोड़ा सा पैराग्राफ नीचे में आप लिख दोगे, एक तो भरा भरा सा कॉपी दिखाई देगा और डायग्राम में कुछ तो मार्क्स मिलेगा, और फिर आप कुछ ना कुछ आप लिख भी रखे होगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग करेंगे।
तो वहाँ पे आपको डायग्राम आपको डालना है जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा बहुत आ रहा है, उससे उस क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पूरा पूरा आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम बन सकता है, पॉसिबल है तो आप डायग्राम बना दोगे और नहीं तो आप पैराग्राफ लिख दोगे, ठीक है। चलो ये हो गया बात। अब देखो सेपरेशन लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके आंसर शीट में है ना कुछ आंसर अगर आप लिखे हो तो ये सेपरेटेड होना चाहिए सेपरेशन लाइन से, पेंसिल और स्केल की मदद से आप खींच दोगे, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखोगे बढ़िया से, फिर आप एक सेपरेशन लाइन आप खींच दोगे। इससे क्या होता है ना, ये एग्जामिनर को पता होता है कि इस पेज में जो है सिर्फ 3 क्वेश्चन ही बनाया हुआ था, तो 3 क्वेश्चन की हमने मार्किंग को यहाँ पर हमने बिठा दिया है। इससे वो उससे गड़बड़ाएगा नहीं, दिक्कत नहीं होगा उसको, मार्किंग स्कीम में उसको मतलब चेक करने में उसको आसानी होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगला है क्या, ऑर्डर सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल भी ऐसा गलती आप नहीं करना कि आप क्या किए, आप यहाँ पर लिख दिए आप, ठीक, सेक्शन नंबर ए, और यहाँ पर आप लिखे क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिख दिए, फिर आप लिखे आप 3 नंबर का आप आंसर लिख दिए, फिर आप 5 नंबर लिखे आप आंसर लिख दिए, फिर आप इसको बदल के आप लिख दिए क्या, सेक्शन नंबर सी, और आप क्वेश्चन नंबर आप 20 लिख दिए, फिर आप 22 लिख दिए, फिर आप वापस से आ गए और आप लिखे सेक्शन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर 2 आपका छूटा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लिख दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या तो आप सीक्वेंस के फॉर्म में लिखोगे सीरियल वाइज 1 2 3 4, और नहीं तो आप क्या करोगे सेक्शन वाइज आप लिखोगे। मान लो आपको सेक्शन बी का आपको क्वेश्चन सारा आपको आता है अच्छे से, सेक्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक आपको आता है अच्छे से, आप पूरा ऑर्डर में आप लिख दोगे, फिर आप सेक्शन आप चेंज करोगे, फिर आप लिखोगे। इस तरह से आपका होना चाहिए, तो आसानी रहेगा चेकिंग करने में, आपका ईजी होगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है आपका आंसर फ्रेमिंग। आंसर फ्रेमिंग कहाँ से करना है भाई, आंसर फ्रेमिंग का सोर्स जो है वो क्या होना चाहिए कि आपका आंसर फ्रेमिंग का सोर्स जो है, आप कोई बहुत बढ़िया एकदम ओलंपियाड का तैयारी कर रहे थे, आप नीट का तैयारी कर रहे थे, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई फाई, आप स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हो, फॉरेन राइटर का बुक पढ़ते हो, या कुछ भी आप सोर्स आप यूज़ करते हो, इंटरनेट आप यूज़ करते हो, तो तुम भर भर के अगर आप लिख दोगे तो क्या मार्क्स आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि जो टीचर जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी आपका चेक कर रहा है उसको उतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ उसको आंसर उसको नहीं पता हो, या उतना लेवल हाई लेवल का कॉन्सेप्ट उसको नहीं आता हो। तो आंसर फ्रेमिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही आप यूज करोगे। सर क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि उसके हाथ में जो मार्किंग स्कीम है वो सिर्फ एनसीईआरटी के अराउंड से ही बनता है, या फिर जो आपका जिस क्लास में आप जिसका पब्लिकेशन का जो बुक चलता होगा उसके अराउंड आप लिखोगे। समझ में आ रही है बात आपको। तो सोर्स हम लोग को क्या यूज करना है, सोर्स आपका सिर्फ एनसीईआरटी होना चाहिए, या फिर जो पब्लिकेशन का बुक आपके पास चलता है उसको आप यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है बात ये, ओके। तो क्या सर मार्किंग स्कीम मिलता है क्या, हाँ बच्चों देखो आप है ना, मैं आपके लिए मार्किंग स्कीम लेकर के आया हूँ पूरा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, मार्किंग स्कीम है आपका 2023 का, ठीक है। देखो यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट का है ये, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मेडिकल के लिए, नीट के लिए इसको पता हो, बायोलॉजी सब्जेक्ट का है ये। तो यहाँ पर देखो सेक्शन ए का ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन बी में जैसे आओगे तो यहाँ पर वो कह रहा है क्लियर क्लियर है ना कि अगर बच्चों ने अगर ये वाला पॉइंट अगर लिखा होगा तो उसको हाफ नंबर दे देना, अगर बच्चों ने अगर ये वाला पॉइंट लिखा होगा तो उसको हाफ नंबर दे देना, अगर बच्चों ने ए वाला पॉइंट लिखा होगा तो उसको हाफ नंबर दे देना, बी वाला अगर लिखा हो तो हाफ नंबर दे देना। इस तरह से ऐसा लिखा रहता है बहुत बार। तो ऐसा बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है ना उसका और के फॉर्म में एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर ऐसा भी लिखा रहता है कि या तो ये लिखा तो भी नंबर दे दो, ये लिखा तो भी नंबर दे दो। इस तरह से होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि भाई टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, किस तरह से आंसर शीट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हो गई बातें किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या था ये पॉइंटर्स और पैराग्राफ वाला बात कि भाई पॉइंटर्स आपका होना चाहिए, जब आपको क्रिस्प अच्छे से आपको आ रहा हो आंसर तो ही आप क्या करोगे, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख दोगे, 3 नंबर का 3 पॉइंट बना दोगे, 5 नंबर का तो 5 पॉइंट बना दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। या फिर अगर आपका मान लो ना कि डिफरेंशिएट अगर पूछा है कि डिफरेंशिएट कीजिए मोनोकॉट लीफ क्या होता है, डाइकॉट लीफ क्या होता है, समझे बात को, या फिर डिफरेंशिएट करो आपकी थैलेसीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे है ना, डिफरेंशिएट करो मोनोकॉट लीफ को पॉइंटर बना के इसके बारे में लिख दोगे, फिर आप लिखोगे डाइकॉट लीफ इसके बारे में लिख दोगे। ऐसा नहीं करना प्लीज। आप क्या करोगे, आप बीच में एक लाइन खींचोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे मोनोकॉट लीफ, यहाँ पे आप लिखोगे डाइकॉट लीफ, पॉइंट नंबर 1 में आप लिखोगे, फिर पॉइंट नंबर 2 लिखोगे, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे आप सेम आप उसके डिफरेंशिएट में आप उल्टा में आप लिखोगे। समझ में आ रहा है बात, डिफरेंस ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया पूरा बात। अब क्या है आपका आंसर फ्रेमिंग तो हो गया, व्हाट डू है ना, व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट नो द आंसर, इसकी भी हम लोगों ने बातें कर ली, ठीक है। अब क्या है देखो स्टेप मार्किंग, एकदम ध्यान देना बात, ठीक है। स्टेप मार्किंग कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। जब आप मैथ्स का जवाब देखोगे ना, मैथ्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, तो स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है। मैंने बहुत काफ़ी टीचरों से मैंने बात किया कि भाई स्कूल में मार्किंग स्कीम मिलता है क्या, या फिर वो जो क्वेश्चन है वो क्या पेपर कैसा चेक करते हो आप लोग, आप क्या पेपर आप लिबरल आप लीनियंट चेकिंग आप करते हो, फिर आप टफ चेकिंग आप करते हो। तो देखो अब कोई बच्चा ऐसा है सोचो कि जिसका ना मार्क्स एकदम बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, लगभग 20 22 25 के आसपास में अगर उसका मार्क्स आ रहा है, तो टीचर्स कोशिश करेंगे एटलीस्ट उतना मार्क्स तक पहुंचाने का कि वो जस्ट पास हो पाए एटलीस्ट, समझे बात को। अब कोई बच्चा जो कुछ लिखा ही नहीं है पेपर में तो उसको टीचर्स कैसे पास करेंगे, क्योंकि सीबीएसई या फिर कोई भी जो बोर्ड है ना उसके ऊपर भी ऐसा बर्डन टाइप का है कि बच्चों को पास करो और निकालो, समझे बात को। चलो, तो ये स्टेप मार्किंग की बात हो गई कि आपको स्टेप मार्किंग आपको चाहे वो मैथ्स का हो है ना, या फिर वो
किसी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल्स का हो, आपको स्टेप मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, अब जैसे कुछ बड़ा बड़ा जो डेरिवेशन है या फिर जो बड़ा बड़ा जो मैथ्स का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होगा ना कि आप जैसे मान लो लिख रहे हो, ठीक है, तो लिखते लिखते ना यहाँ पर कुछ आपका वैल्यूज आया, ठीक है, फिर आप इसको फिर एक और प्रोसेस में आप लेंगे, यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू आया, तो आप इसको क्या करो, बॉक्स में आप डालोगे, तो बॉक्स में जब आप डालोगे तो ऐसा थोड़ा सा ठीक सा लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था और इसका ये प्रोसेस बच्चा ये कर रहा था, इसका ये वाला स्टेप में इसका ये वाला आंसर आया, फिर इस आंसर को फिर ये डिराइव किया, फिर इसमें ये पुट किया तो ये वाला आया, तो वो एक रोड मैपिंग देगा टीचर को कि ये क्वेश्चन का आंसर वो किस किस तरह से वो बना रहा है। समझे बात को। अब देखो साल भर जितना भी आपको पढ़ना था वो तो आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे जो है ना, यही क्रिएटिविटी, यही प्रेजेंटेशन, यही जो आप कलाकारी करके आओगे ना अपने पेपर में, वही आपके मार्क्स को जो है बूस्ट करेगा। समझ में आ रहा है बात आपको। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखना है आपको एकदम ध्यान में कि हैंड राइटिंग जो वो खुला खुला होना चाहिए, इजीली रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। जो डायग्राम आप बनाओगे वो डायग्राम पेंसिल से बना होना चाहिए, उसका लेबलिंग एक तरफ होना चाहिए, साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आंसर आपको अच्छे से आता है तो आप पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखोगे, और अगर आपको आंसर आपको नहीं आता है तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो बिल्कुल भी आप खाली छोड़ के नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना प्लीज। आप क्या करोगे, है ना, सुनो ध्यान से। अगर आपको मान लो कि है ना थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है आंसर, तो आप क्या करोगे, देखो इसको ना हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। अगर आपको एकदम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है या फिर आपको थोड़ा सा आ रहा है और आपको या तो एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आपको बहुत सारा नॉलेज है उसके बारे में, तो आप क्या करना, समझना एकदम ध्यान से। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे और थोड़ा सा आप थ्योरी लिख दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, सो पता है, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा और एग्जैक्ट नहीं, वैसा नहीं, मीडियम अगर आपको पता है तो आप एक डायग्राम बनाओगे और कुछ थ्योरी आप लिख दोगे। अगर आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है क्या है, जाना पहचाना लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट आंसर कैसे बनेगा, डायग्राम कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, तो इस क्वेश्चन के बारे में जो जानते हो, जो भी जानते हो, कुछ भी, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्म में, डायग्राम बन पाए तो बहुत बढ़िया, तो पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिख दोगे। समझ में आ रहा है बात। और यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि पॉइंटर्स के फॉर्म में हम लोग लिख पाए। समझे बात को। और ये आता बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। समझ रहे हो बात को। इस समय तो आप सबसे पहले अंडरलाइन करने से आप बचना, क्योंकि आपको आता है बहुत कुछ लेकिन गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं तो एग्जामिनर पकड़ लेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिखोगे। समझे बात को। और अंडरलाइन नहीं करना, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर नहीं तो इस तरह से एकदम करना, पेपर में कुछ भी छोड़ करके नहीं आना, अपने ऊपर विश्वास रखना, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर में। आप लोग क्या करते हो ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखे और आप बहुत बढ़िया से आप जो है उसका अच्छा हैंड राइटिंग आप लिखे, और क्वेश्चन नंबर 25 हैंड राइटिंग लाइक दिस, स्टार्टिंग लाइक दिस एंड एंडिंग लाइक दिस। इसको अवॉइड करो, प्लीज अवॉइड करो इसको, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात पता होता है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो ना तो आप सबसे बेस्ट आंसर से आप शुरुआत कर रहे होगे, और सबसे लास्ट में आप उसी आंसर को आप लिख रहे होगे जो आपको या तो नहीं आता है और या तो आपने बस लपेट रखा है। तो कोशिश करो कि सबसे लास्ट वाला जो आपका आंसर है वो भी कुछ उसी तरह से या कम से कम ठीक ठाक सा फॉर्म में हो, ऐसा लपेटा हुआ नहीं लगे। पहला बात ये है ना। और दूसरा बात आपका ये है कि जब भी आप अपने आंसर में आप कट लगाओगे ना, एकदम ऐसे ऐसे कर दो एकदम कट को, है ना, कभी भी इस तरह से आप कट मत लगाओ, एकदम प्यारा सा कट लगाओ ऐसे। देखो मैं ऐसा कभी आपके सामने अगर आया हो ऐसे फीड में यूपीएससी का इंटरव्यू होते हुए, तो मैं आपको आप देखना कि एक कैंडिडेट थी, ठीक है, वो सॉरी भी इतना प्यार से बोल रही है ना कि नो सर आई कैन नॉट रिकॉल दिस, ऐसा लग रहा है ना कि हाँ यार ठीक है तेरे को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो ऐसे आप काटो कि लगे हाँ ठीक है डिजाइन लग रहा है ये कटा हुआ। समझ रहे हो बात को, ऐसा नहीं घसड़ दिए पूरा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो साल भर अपना पढ़ाई कर रखा सो कर रखा, अब लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ जादू तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो आपका कॉपी इंटेलिजेंट दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉपी जो है इंटेलिजेंट दिखे। वो इंटेलिजेंट कैसे दिखेगा, सेपरेशन लाइन हो, कीवर्ड्स में लाइन किया हो, डायग्राम सुंदर से बनाया हुआ हो, एक तरफ पूरा लेबलिंग किया हुआ हो, अगर कोई काट भी रहे हो, कोई आंसर काट रहे हो, कोई अगर शब्द अगर काट रहे हो तो सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन से काटा हुआ हो, या अगर पूरा आंसर काटना है तो ऐसे करके पूरा काट दिए। समझ में आ रहा है बात आपको क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। आंसर ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को पढ़ने का मन कर जाए, ठीक है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि उसको और भी कॉपीज चेक करना है, तो आपका कीवर्ड्स देखे और आपका मार्क्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ देते हुए जाए, ठीक। अच्छा, और अब आप हो सकता है ऐसा मिस्टेक आप करोगे, कुछ बच्चे होंगे जो सेक्शन डी से शुरुआत करेंगे, सबसे लास्ट वाले से, जिसका 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन है बड़ा बड़ा, अब वो लिखा क्वेश्चन नंबर 26, ये पूरा एकदम बनाते 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 एकदम बढ़िया से सुंदर से वो एकदम खो गया, वो आंसर इतना सुंदर से, इतना वो अपना 100% डाल के वैसा लिख रहा है कि भूल गया समय, है ना। तो समय का अंदाजा ही नहीं उसको, लग रहा है कि हाँ यार अब एक क्वेश्चन में चाहे जितना बढ़िया आप लिख लो, कितना नंबर आ जाएगा आपको, 5 में 25 नहीं ना। तो टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो आप उतना ही लिखो जितना ज़रूरत है। समझ में आ रहा है बात, बहुत ज़्यादा गोल 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 बात घुमाने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
अब जो है ना, आओ थोड़ा सा ना हम लोग मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है सीबीएसई की तरफ से मार्किंग स्कीम आपको इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा कि मार्किंग स्कीम जो टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई क्वेश्चन नंबर 21 होगा जिसमें ये आपका बनाना होगा तो भी आपको मिलेगा, है ना। या फिर कोई दूसरा वाला होगा जिसमें ये आप वैल्यू लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा। आप ये आप लिखोगे 10% लॉ होता है तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा। आपका देख सकते हो आप, बेटर है ना कि इतना सारा जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तो यहाँ पे हाफ नंबर के फॉर्म में 6 पॉइंट के फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है तो 3 नंबर मिल गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में मार्किंग किया जा रहा है, समझे बात को। ये आप देखो, है ना। 1 मार्क फॉर बोथ स्टैंड, देखो। फिर आप देख सकते हो ना कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह से लिखते हैं। आप ये देखो डिफरेंस लिखा हुआ है बीच में से, है ना, किया हुआ है इन सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन का पूरा, है ना, बढ़िया से लिखा हुआ है सेपरेट करके लाइन। फिर आप देखोगे कि ये देखो एकदम प्यारा सा बच्चा, है ना, ये देखो ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, बढ़िया सुंदर सा ये डायग्राम बनाया हुआ है पेंसिल से, देख सकते हो आप। और आप देखो इधर कि जैसे ये देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें लिखा हुआ है भाई, है ना, जो लेफ्ट हैंड जो रूल होता है उसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। मिडिल फिंगर भी यूज़ होता है जो कि डायरेक्शन देता है, किसका, करेंट का डायरेक्शन देता है भाई। फोर लिम्ब देखो, है ना, अच्छा 4 फिंगर लिखा हुआ है, ये इंडिकेट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या इंडिकेट करता है, सब कुछ लिख रखा है भाई, है ना। देखो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि कौन सा फिंगर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ, रूल पूरा समझ आ रहा है बात आपको। सेक्शन सी का फिर अटेम्प्ट किया है, ये देखो ऑनलाइन किया हुआ पूरा सब कुछ, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए सब क्या काम करता है। आपको समझ में आ रहा है कि आंसर आपको जो है वो कैसे लिखना है। चलो, अब कुछ बच्चे हो सकता है कोई अगर नीट वाले बच्चे हो तो आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्या क्या जो आप लोग गलतियाँ करते हो उसको आप नहीं करोगे, कैसे आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो पाएगा, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो पाएगा, ठीक है। और बाकी आप पढ़ाई करते रहो। और अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो आप नीचे आप कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करके डीएम आप कर सकते हो, मैं एक एक का जवाब मैं दूंगा। और नहीं तो आप जा करके मेरा रिवीजन जो आपका सीरीज़ आपका चल रहा है, जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स का सीरीज़ है, आपका जो रिप्रोडक्शन का सीरीज़ है, वो सब मैंने चला रखा है। आप प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।